नमस्कार। मैं हरीश नवल आपकी प्रतिष्ठा में एक व्यंग्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। विक्रमार्क, बुढ़िया और सरायरोहिल्ला। विक्रमार्क ने हठ नहीं छोड़ी और एक बार फिर बेताल का शव पेड़ से उतार कंधे पर लादा और सदा की भांति मौन अपनी राह पर चल पड़ा। बेताल ने कुछ देर बाद कहा, राजन, मुझे तुम पर तरस आता है। तुम्हारा रास्ता काटने के लिए आज तुम्हें मैं तुम्हारी राजधानी दिल्ली का ही एक किस्सा सुनाता हूँ। दिल्ली का एक आम इलाका है सरायरोहिल्ला। वहाँ बशेश्वर नाथ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है। उसके दो बड़े भाई दिल्ली में ही अलग अलग जगहों पर रहते हैं। एक इकलौती बहन है जो शादी के बाद अपने पति के साथ हापुड़ में रहती है। इन चारों की माँ मेरे किस्से की नायिका है। बुढ़िया प्राग ऐतिहासिक हो चुकी थी। शरीर की शक्ति लगभग चुक गई थी और चूंकि उसके तीनों बेटे उसके हाथों से निकलकर किसी और हाथों में खेल रहे थे, अतः वह बेचारी मेरठ में अपने छोटे भाई के साथ रहकर दिन काट रही थी। एक दिन होनी ऐसी हुई कि उसके भाई की मृत्यु हो गई। भाई के पुत्र ने सरायरोहिल्ला में बशेश्वर नाथ को तार दे दिया कि वे आएं और अपने चल संपत्ति माँ को ले जाएं, वो जो भाई के गम में अचल हो रही है। हाँ राजन, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरठ वाले की डायरी में सरायरोहिल्ला वाले का ही पता था। बेताल ने सांस रोक कर लेकर फिर किस्सा शुरू किया। बशेश्वर नाथ को जब तार मिला, उस समय वह पत्नी विहीन हो सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। पत्नी मायके गई हुई थी। वह माँ का सबसे छोटा और लाडला बेटा था, इसलिए उसके हृदय में माँ के लिए कहीं थोड़ी सी वैकेंसी थी। वह तुरंत मेरठ गया और माँ को सरायरोहिल्ला अपने घर ले आया। माँ भाई के गम और बुढ़ापे की वजह से क्षीण हो गई थी। यहाँ 2 दिन तो आराम से कटे, किंतु तीसरे दिन जैसे ही श्रीमती बशेश्वर नाथ बच्चों के साथ लौटी तो लौटते ही उसकी छाती पर काला भुजंग लौट गया जब उसने देखा कि उसके बिछौने पर सास जी लेटी हुई हैं और पतिदेव टेम्परेचर ले रहे हैं। बड़ी कठिनाई से श्रीमती नाथ ने अपना टेम्परेचर डाउन किया। फॉर्मल नमस्कार चमत्कार के बाद पहला काम तो बहू रानी ने यह किया कि सास को अपने बिछौने से हटाकर पीछे कोठरी में उसकी उम्र से मेल खाती हुई चारपाई सी किसी वस्तु पर स्थानांतरित कर दिया और फिर भीतर आकर बशेश्वर नाथ पर चढ़ बैठी। क्यों जी, एक तुम्ही लाडले श्रवण कुमार थे जो डोली में बिठाकर बुढ़िया को सरायरोहिल्ला तीर्थ पर लाकर पुण्य कमा रहे हो। बाकी दोनों सौतेले थे जो मेरी जान को यहीं आफत लानी थी, आदि आदि। इधर बुढ़िया डूबे में माफ़ कीजिएगा, इधर बुढ़िया बुखार में डूबी हुई थी। यह डायलॉग सुनकर उसका दिल भी डूबने लगा। लेकिन तभी तिनके का सहारा मिला जब बशेश्वर नाथ ने क्रोध दबाते हुए कूट शैली में जो कहा वह उसने सुना। वह अपनी पत्नी से कह रहा था, भगवान देखो, अब ये उनकी विदा वेला है, जाने कब चली जाएं। मैं तो उन्हें जानबूझकर यहाँ लाया हूँ ताकि लोग देखें और कहें कि अंतिम वक्त में बशेश्वर की घरवाली ही काम आई। सबसे छोटी बहू थी, लेकिन सास का ख्याल तो भैया उसी को सबसे ज़्यादा था। फिर माँ कौन सा तंग करेंगी, पड़ी रहेंगी कोठरी में। खा पी ज़्यादा सकती नहीं है, राशन कार्ड में उनका नाम बढ़वा देंगे और राशन कर देंगे ब्लैक। क्यों? बुढ़िया ने बेटे के कथन में से अपने मतलब का सार गह लिया और बाकी थोथा समझकर उड़ा दिया। और इधर श्रीमती बशेश्वर नाथ ने एक अरसे के बाद पति को समझदार विशेषण से विभूषित किया। बहन भाइयों तक खबर पहुंची कि माँ बीमार है और सरायरोहिल्ला में ही है। सो अगले इतवार नाश्ते के समय बड़े भाई और भोजन के समय तक मंझले भाई सपरिवार सरायरोहिल्ला पहुंच गए। माँ का शारीरिक संस्करण कितना संक्षिप्त हो गया था, इस बात की विरहत रूप से चर्चा करने लगे। बच्चों के लिए दादी माँ एक अजीब सी वस्तु थी। वे उसे छू छू कर देख रहे थे कि कहाँ कहाँ से बोलती है। हापुड़ से एक शाम बहन भी पति के साथ खाली हाथ आई और 2 दिन बाद थैले भरकर ले गई। विक्रमार्क थक गया था, उसने कंधा बदला। बेताल फिर चालू हो गया। दिनों के साथ साथ माँ का शरीर भी गलने लगा। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि माँ का शौचालय तक पहुँचना भी मुहाल हो गया, जिससे श्रीमती बशेश्वर नाथ का बहुत बुरा हाल हुआ। बच्चों के धोने पहुँचने से उन्हें किसी तरह छुटकारा मिला था, लेकिन अब बुढ़िया ने भूली दास्तान बहुत ज़ोर शोर से दिला दी। सुनिए, कुछ दिन तो दारू बशेश्वर नाथ पीता था और दवा उसकी माँ।
की गई, पर फिर श्री और श्रीमती नाथ को बोध हुआ कि यदि दवाएं चलती रहें और असली मिलती रहें तो बुढ़िया भी न जाने कब तक चलती रहेंगी। अतः दवाइयाँ बंद करके दुआएं चालू कर दी कि छुटकारा जल्दी मिले। किंतु विक्रमार्क साइयाँ अभी उसे रखने के पक्ष में था। श्रीमती बशेश्वर नाथ रोज सुबह एक नई आशा से उठती, किंतु बुढ़िया को पलक झपकाते देख निराश हो जाती। बुढ़िया खाती कम थी किंतु बनाती अधिक थी। घर के सभी पुराने कपड़े उसके उत्पादन को ठिकाने पहुंचाने में ख़त्म हो चुके थे। श्रीमती बशेश्वर नाथ ने कई मन्नतें मानी, टोटके भी किए, व्रत भी रखे, लेकिन हर बार खाली गया। हार कर उसने एक ज्योतिषी को बुलाया और उससे बुढ़िया की मुक्ति की सूचना चाहिए। वह कच्चा था। उसने जांच बांच कर बताया, चिंता की कोई बात नहीं है, माँ जी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। उसी शाम ऑफिस से लौटते ही बशेश्वर नाथ को शाही फरमान मिला कि आज रात बुढ़िया जेठ जी के घर पहुंचा देनी चाहिए, और उसी रात बुढ़िया का ट्रांसफ़र उसके बड़े पुत्र की कोठी सिविल लाइंस में हो गया। 2 दिन बाद बशेश्वर नाथ को सूचना मिली कि माँ जी की मृत्यु हो गई है। सारा परिवार सिविल लाइंस में एकत्रित हुआ। पंडित बुलाया गया, हवन किया गया, विमान आया जिसे तीनों भाइयों ने मिलकर सजाया। उसमें फल लटकाए, गुब्बारे बांधे गए, बढ़िया कफन मंगवाया गया। बुढ़िया के लिए कपड़े, जूते, ट्रंक, बर्तन, यानी जो उसे जीते जी नसीब नहीं था वो सब लाए गए और करीने से सजा दिए गए ताकि सभी आस पड़ोस के लोग देखें और सराहें। बड़े बूढ़े और उनसे ज़्यादा मोहल्ले की औरतें जो कहती थी वे सब मंगवाते जा रहे थे। बैंड बाजे बुलवाए गए और बहुत धूमधाम से शव यात्रा निगमबोध घाट की ओर रवाना हुई। घंटे बजाए गए, गुलाल, फूल और सिक्के लुटाए गए। आगे आगे जल छिड़कते, सिर घुटाए हुए, नंगे पैर, धोती बनियान पहनकर जेठ जी शोक विवल दहाड़े मारते हुए चल रहे थे। शमशान घाट पर जब बुढ़िया को जलाने के लिए पहली लपट जेठानी ने लगाई, जेठानी पछाड़ खाकर गिर पड़ी। श्री और श्रीमती बशेश्वर नाथ पहले ही से आंसुओं में तर थे और जेठ जी अभी तक बिलख रहे थे। थोड़ी देर मौन रहने के बाद बेताल ने अपना मुंह खोला। अच्छा विक्रमार्क, समझो यह किस्सा यहीं ख़त्म हुआ। अब इससे संबंधित मेरे प्रश्नों के उत्तर जानबूझकर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। प्रश्न है कि जब श्रीमती और बशेश्वर नाथ बुढ़िया की मृत्यु ही चाहते थे तो भी इनके आंसू क्यों निकल रहे थे? दूसरे, जेठ जी बिलख क्यों रहे थे और जेठानी पछाड़ खाकर क्यों गिरी? विक्रमार्क ने कुछ देर सिर खुजलाने के बाद उत्तर दिए। जेठानी इसलिए पछाड़ खाकर गिरी कि उन्हें यह अनुमान नहीं था कि बुढ़िया के मरने पर इतना अधिक पैसा खर्चा करना पड़ेगा। खर्चे का हिसाब लगाते उन्हें गश आ गया और वो गिर गई। श्री और श्रीमती नाथ इसलिए आंसू बहा रहे थे कि 2 दिन बुढ़िया को और अपने पास रखते तो जो यश आज जेठ जेठानी को मिल रहा है वह उन्हीं को ही मिलना था। और जेठ जी, वे इसलिए बिलख रहे थे कि फैशन परस्त होते हुए भी माँ के मरने पर उन्हें सिर मुंडवाना पड़ा। यूँ विक्रमार्क का मौन भंग होते ही बेताल का शव छूट कर वापस उसी पेड़ पर लटक गया। बहुत बहुत धन्यवाद।